हेलो एवरीवन, मैं शुभ पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लाया हूं आप लोगों के लिए वो पॉलिटी का है, फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पॉलिटी का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, इसमें एक क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ के फिर इसके भूल जाओ तो आपको वो हमेशा कंटिन्यूअसली याद रहेगा, ऐसा नहीं है। इसे आप अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। पर मैं जो यहाँ पे एक तरीके से बताने वाला हूँ आपको, इधर उधर की ना बातें, केवल ऐसा बताऊंगा कि जो एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। हम लोग पढ़ेंगे आज मूल अधिकार। मूल अधिकार होता क्या है, मूल अधिकार बनाया क्यों गया, इसे मूल अधिकार क्यों कहते हैं? तो देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस समय ये हुआ कि भाई जो पहले इससे होता था देश में, एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे। तो क्यों लड़ते थे? कुछ न कुछ उसका केस होता था, कुछ न कुछ उसका कारण होता था जिसके कारण वो एक दूसरे से लड़ते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उसमें ये कहा गया भाई हर आदमी को ऐसा कुछ उनको अधिकार दिया जाए जिसके कारण वे सब एक दूसरे से लड़े न, और अपनी उनकी एक सीमा हो जिसके अंदर वो अच्छे से रह सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है, संविधान का एक पार्ट है। जब संविधान का पार्ट हो गया, यानी कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है कि भाई उनको ऐसा है, हमारे साथ ऐसा है, तो ये आपस में लड़ करके ये कोर्ट के पास जाते हैं, न्यायालय के पास जाते हैं, न्यायालय इनका निदान करता है, इनका सॉल्व करता है प्रॉब्लम। तो इसलिए इसे मूल अधिकार नाम दिया गया। मूल अधिकार, व्यक्तियों को एक मूल अधिकार इसका नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला चीज, इसका मूल अधिकार नाम क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन आप लोग समझ लें कि इसका मूल अधिकार नाम क्यों दिया गया है। ये अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ढेर सारा बड़ा है, तो सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं, ये जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में जो बनाया गया है, ये हमारे संविधान में इतना बड़ा, यानी इसका विस्तृत इसका बताया गया है, विस्तार से बताया गया है कि इतना बड़ा और देश के जो मूल अधिकार हैं या और देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इतना विस्तार से नहीं बताया गया है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मूल अधिकार का सबसे बड़ा विस्तार है और देश की अपेक्षा में। ठीक, सबसे पहला। दूसरा क्वेश्चन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल अधिकार है इसे एक नाम से और जाना जाता है, जिसे कहते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वो है हमारा मूल अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में दिया गया है। देखिए हम दो क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। और संविधान के भाग 3 में क्या है? तो वो मूल अधिकार है। यानी कि मूल अधिकार अगर पूछा जाए संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में हमारा मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल पे। अब अगर पूछा जाए कि कौन से कहां तक मूल अधिकार पे आ जाता है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारा मूल अधिकार का वर्णन दिया गया है। यानी मूल अधिकार का जो विस्तार से बताया गया है वो हमारा आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक दिया गया है। मूलतः यानी कि जब संविधान बना हुआ था तो इसमें मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से और होता है कि हमारा मूल अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा संविधान जब बनाया गया था तो उसमें कुछ न कुछ थोड़े थोड़े पार्ट जो थे हर देश से लिए गए हैं। यहां से कुछ लिया गया है, यहाँ से देश से कुछ लिया गया है, वहां उस देश से कुछ लिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो हमारा ये यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से। अमेरिका से ये, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, वहां के संविधान से, वहां के जो संविधान बनाया गया है वहां से ये मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक मूल अधिकार का विस्तार किया गया है। अब मूल रूप से केवल 7 मूल अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं जान लीजिए। मूल अधिकार कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
छठवां और एक ये सातवां। तो सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का, इसे समता भी कहते हैं, समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है ये पहला मूल अधिकार है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा है आपका एक मिनट में देख, पांचवा है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अच्छा ये रहेगा, एक बार आप इसे अपने से एक पेपर ले लीजिए, उस पर चाहे नोट कर लीजिए, और चाहे आप नोट्स बनाए हो तो और भी अच्छी बात है। और छठवां जो है ये है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और जो हमारा सातवां और लास्ट है ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे मूलतः 7 मूल अधिकार थे जो कि हमारे संविधान में बनाए गए थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बनाया गया था, तो उसमें ये 7 मूल अधिकार ऐसे थे जिनका उसमें विस्तार किया गया था। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, अगर एक एक आर्टिकल इनको दे तो केवल 7 ही आर्टिकल होगा, यानी 12 और 7 19 तक ही खत्म होने जाना चाहिए था। पर इसमें समता के अधिकार को भी इतना विस्तार से बताया गया है, तो इसके कारण से आर्टिकल से 12 से 35 तक बन जाता है। इसको जरा हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। अच्छा, अब इनमें कितने आर्टिकल हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समता के अधिकार में कितने आर्टिकल पाए जाते हैं, यानी कितने अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको समता के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसे देखिए 5, 4, 2, 4, 2, ये 1, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समता के अधिकार में 5 आर्टिकल दिए गए हैं। मूल अधिकार स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें 2 आर्टिकल दिए गए हैं। और धर्म की स्वतंत्रता में 4 आर्टिकल दिए गए हैं। और संस्कृति और शिक्षा के अंतर्गत 2 आर्टिकल, और ये है संपत्ति का अधिकार, ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार कहाँ गया, तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए, उसको बताते हैं। तो हम ऐसे याद, एक नंबर याद कर लीजिए, ये 54242 यानी 542 42 1, यानी कि 542 और 421 ऐसे याद करेंगे। 54241 ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर पूछा जाए समता के अधिकार में कितने आर्टिकल उल्लेख हैं, तो आप बताएंगे 5, स्वतंत्रता में 4, शोषण के विरुद्ध 2, धर्म की स्वतंत्रता 2। अब ऐसे मैं क्यों बता रहा हूं, जरा देखिए। अब 5 ही जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं, 14, 15, 16, 17, 18। 14 आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18, इन सब में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी किस किस प्रकार से हम स्वतंत्रता दे सकते हैं वो बताया गया है इसमें। कौन से आर्टिकल, 14, 15, 16, 17, 18। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ लिए जा सकते हैं कि आपको आर्टिकल दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया गया 15, 19, 21, 23, पूछ दिया गया इनमें कौन सा आर्टिकल है जो समानता का व्याख्या करता है, यानी कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो समानता का अधिकार दिखाता है। तो आप आर्टिकल नंबर 50 को चूज करेंगे, क्योंकि 5 आर्टिकल जो ये हैं 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता का अधिकार का उल्लेख करते हैं। अब इस आर्टिकल में किस समानता का उल्लेख है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता का अधिकार है। अब आएंगे 4 नंबर, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कौन कौन से आर्टिकल है, 4 आर्टिकल आएंगे। 18 के बाद बचा 19, 20, 21 और 22,
ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अब कौन कौन से स्वतंत्रता का अधिकार है ये आपको आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। इसी प्रकार से ये जो दो हैं शोषण के विरुद्ध 23 और 24, ठीक है। अब इसी प्रकार से धर्म की स्वतंत्रता का जो 8 आर्टिकल बच रहे हैं 25, 26, 27 और 28, ये 4 आर्टिकल। इसके अलावा बचे 2 यानी 29 और 30, फिर ये पद कुछ मिसिंग लगा। मिसिंग ये लगा कि 14 से 18 तक यहाँ 5 आर्टिकल हो गए समानता वाला, स्वतंत्रता का हो गया 1922 से लेकर, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 हो गए, धर्म की स्वतंत्रता पे 25, 26, 27, 28 हो गए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पे 29, 30 हो गए, और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 32 हो गया। 31 शायद मैंने मिस कर दिया, तो वो 31 जो था ये रहा 31, यानी संपत्ति का अधिकार। अब क्या हुआ, यहां पे 19 जो है ना ये स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। किस किस चीज की स्वतंत्रता देता है उसी के अंतर्गत अब क्या हुआ था, ओहो पर गया थोड़ा सी दिख तो रहा है। यहाँ पे देखिए एक संशोधन हुआ था हमारे आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 368 ये कहता है 368 ये कहता है कि आने वाले समय में अगर कुछ आवश्यकता पड़ जाती है जिसके कारण से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकें यानी कि बदलाव कर सकें, तो वो आर्टिकल नंबर 368 है। क्या है आर्टिकल नंबर 368 कहता है कि आप संविधान की जो निकाय है, संविधान की जो बॉडी है उसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसका जो मूल रूप है, मूल साचा है जो कि बनाया गया है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, इसके द्वारा एडिशनल जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 368 अगर पूछा जाए कि अमेंडमेंट यानी कि कौन सा संविधान का आर्टिकल है जो उसमें हस्तक्षेप या फिर बदलाव के लिए बोलता है, तो वो आर्टिकल में 368 है, याद कर लीजिएगा। तो 368 के द्वारा जो अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट यानी संशोधन 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, 1978 में हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ जो कि 44वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन था 1978 ईस्वी में, जिसमें क्या किया गया कि ये जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल 31 प्लस 19 के अंदर भी कई सारे ऐसे अभी आर्टिकल हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, जिसमें कि 7 आर्टिकल है 19 पूरा, लेकिन उनमें से एक जो 19F है ये भी एक प्रकार की वो है संपत्ति का अधिकार है। तो उस समय क्या होता था, संविधान जब बनाया गया था उसमें कहा गया था कि संपत्ति जो रखना है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कुछ मामले आगे ऐसे आए थे जो कि 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। उसमें कुछ केशवानंद भारती केस था और कोई एक थे, तो उनके केस में क्या हुआ था, संपत्ति को लेकर के ही विवाद हुआ था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में जो अमेंडमेंट किया था तो 19F जो संपत्ति का अधिकार था और आर्टिकल नंबर 31 इसे उठा करके संविधान के भाग 12 में 300 क आर्टिकल नंबर 300 क में, संविधान के भाग 12 में आर्टिकल नंबर 300 क में आर्टिकल नंबर 31 और 19F को उठा करके संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा करके मूल अधिकार में से इसे हटा दिया गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है मतलब मूल अधिकार है वो इस समय 6 है। ठीक है, 7 था अब 6 है, यानी कि हम इसे हटा सकते हैं। संपत्ति का अधिकार जो 31 था ये खत्म हो गया कब, 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आर्टिकल नंबर 31 और 19F को उठा करके संविधान के भाग 12 में 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, अब क्लियर है। अब कितने मूल अधिकार हैं, ये 5 और ये 6। ठीक है, अच्छा इतना तो क्लियर हो गया। और एक चीज जान लीजिए, जो ये हमारा मूल अधिकार 7वां है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये क्वेश्चन बहुत तेजी से पूछता है, चाहे आप किसी कंपटीशन बैठते हैं, एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या यूपीएससी का हो या फिर किसी आप एंट्रेंस देते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने जो है वो
जो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, जिसे हृदय कहा है कि संविधान का जो हृदय है वो ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन सी आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का हृदय कहा गया है, तो वो हमें आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय कहा है। ठीक है, अब क्या है संवैधानिक उपचार ये आगे विस्तार से बताएंगे। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इतने सारे आर्टिकल है 12 से 35 तक, तो हमने सोचा कि इसे 2 पार्ट में कर दिया जाए। एक पार्ट में करेंगे तो जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा और पढ़ने में भी आप लोग भूल जाएंगे। तो इतना आशा करते हैं कि सब कुछ आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। मूल अधिकार हमारे यूएसए से लिया गया है। भारत का मैग्ना कार्टा भी संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें कि मूल अधिकार का वर्णन है। ठीक है, और प्रेजेंट में जो है वो 6 मूल अधिकार हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो 7 मूल अधिकार थे, और वो मूल अधिकार कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता का अधिकार में हमारे 5 आर्टिकल हैं। कौन कौन से? 14, 15, 16, 17, 18, और 4 आर्टिकल जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, जिसमें 19, 20, 21, 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल बताया गया है, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। धर्म की स्वतंत्रता के लिए 4 आर्टिकल बताया गया है, 25, 26, 27 और 28। संस्कृति और शिक्षा के लिए 29 और 30 को बताया गया है। 31 को उठा करके हमारे भाग 12 300 कम दे दिया गया है, और वो जो कब हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल नंबर 31 संपत्ति के अधिकार और 19F को उठा करके संविधान के भाग 12 में रख दिया गया था। और संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो उसे आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा किया होता है, यानी कि 368 जो है वो संविधान संशोधन का हमें राइट देता है। और इतना ही। ठीक है, 12 से 35 तक हमारा जो है संविधान मूल अधिकार का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे एक और उठता है कि अगर मूल अधिकार को 12 से 35 तक दिया गया है तो हम इसे के अधिकार को 14 से क्यों शुरू करते हैं? यानी 2 आर्टिकल हमारे 12 और 13 वो कहाँ हैं, जबकि वो मूल अधिकार में दिखाए गए हैं। अब वो क्या है वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूं। अगर इतना नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अब तक आपने पूरी बॉडी समझ ली कैसे क्या क्या करना है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 5 आर्टिकल, फिर 4, 2, फिर 4, 2, फिर 1। ये आर्टिकल हमें है जो आगे पर हम लोग को पढ़ाना है। तो हम सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? आर्टिकल नंबर 14 नहीं, अभी 2 आर्टिकल है क्योंकि 12 से 35 तक निर्धारित किया गया था। कहां से? 12 से 35 तक। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 जान लीजिए क्या है। आर्टिकल नंबर 12 आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या है? देखिए, ये है डिफिनीशन ऑफ स्टेट। राज्य क्या बताया गया है कि राज्य क्या है। सबसे पहले जो कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे स्टेट जो वर्ड यूज किया गया है वो स्टेट किसको कहा गया है। हम तो यही जानते हैं कि हमारे स्टेट जो है इस समय जो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब चीजें हैं, ये सब स्टेट कहे जाते हैं, जबकि ये गलत है। गलत नहीं मतलब सही है, ऐसा नहीं है गलत है। पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एक स्टेट क्या होता है, यहाँ पर स्टेट का जो दर्जा दिया गया है वो एक देश से लिया गया है। यानी देश क्या है, देश कैसे बनता है, देश में क्या क्या होता है, देश कैसे हम किसी निकाय को कह सकते हैं कि ये एक देश है या नहीं है। तो जो डिफिनीशन स्टेट के दिए गए हैं तो वो आर्टिकल नंबर 12 में दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सबसे पहला, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमारे देश की परिभाषा देता है या फिर स्टेट की परिभाषा देता है? तो स्टेट का जो डिफिनेशन बताता है वो हमारा आर्टिकल नंबर 12 है, यानी आर्टिकल नंबर 12। इसके बाद बस इससे ज्यादा नहीं जानना आपको। यूपीएससी की तैयारी नहीं है, ऐसा ज्यादा कर रहे हैं, डीपली पढ़िए स्टेट क्या होता है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बताइएगा, मैं अलग से बता दूंगा केवल आर्टिकल 12 पे एक वीडियो अच्छे से। पर अभी एनटीपीसी का एग्जाम है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितना कम अंक जाने उतना अच्छा रहेगा, और इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, इतना हाई लेवल कभी भी नहीं गया था। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 जो है वो डिफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या होता है? ये भी एक डिफिनेशन बताता है, पर ये लॉ की डिफिनेशन बताता है। कानून क्या होता है? कानून के हाथ लंबे होते हैं, आंख पे पट्टी होती है, एक तलवार होती है। ठीक है, जो कि दंड देने के लिए तलवार की यूज करती है, न्याय देने के लिए सबको एक समान कर देती है।
ये हमारा कानून है। पर कानून ऐसा नहीं। कानून कैसे बनता है, कानून किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, कौन एक बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये लॉ है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है, बस उसी के बारे में आर्टिकल नंबर 30 में बताया गया है। पूछा जाए कि लॉ का मतलब कानून का जो डिफिनेशन है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 30 में। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट का डिफिनेशन है, आर्टिकल नंबर 30 में लॉ का डिफिनेशन है। लॉ कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। 4 तरीके ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम किसी लॉ का निर्माण करते हैं, यानी कि निर्धारण करते हैं कि वो लॉ है कि नहीं है। कौन कौन से ऐसे 4 हैं जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर कोई बिल आता है, अगर कोई बिल आता है, अगर कोई विधेयक आता है, कहाँ विधेयक है, विधेयक कहाँ आता है, या राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में आएगा ना। तो अगर कोई बिल आता है कहाँ पे, राज्यसभा या, ठीक है, अगर कोई विधायक आता है सबसे पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा ना। अगर कोई विधेयक आता है चाहे वो लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, तो उसको अगर वो राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा में जाना कन्फर्म है, लोकसभा में आएगा तो राज्यसभा में जाना कन्फर्म है। तो अगर कोई बिल आता है चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा से आए और इन दोनों से गुजर के अगर राष्ट्रपति के द्वारा जाता है तो राष्ट्रपति साइन करके हमारा एक लॉ का निर्माण करते हैं, यानी वो कानून बन जाएगा। कब बनेगा, चाहे लोकसभा में आए फिर राज्यसभा में फिर राष्ट्रपति के द्वारा होकर के हम उसे लॉ का नाम देते हैं, उसे कानून का नाम देते हैं। दूसरा आता है हमारा, चाहे वो विधानसभा में आए चाहे विधान परिषद में आए, फिर गवर्नर के पास जाएगा, फिर वो लॉ का निर्माण करता है। ठीक है, चाहे वो विधानसभा में आए चाहे विधान परिषद में आए, इन दोनों में कानून करके कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर साहब अगर साइन कर देते हैं, अपना सिग्नेचर कर देंगे तो वो कानून का रूप धारण कर लेगा, लॉ कानून का। लेकिन ये कानून जो अप्लाई होगा वो सिर्फ स्टेट के लिए होगा, वो कभी भी पूरे देश के लिए लागू नहीं होगा। तो एक लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा वो कानून कहा जाएगा, विधानसभा या विधान परिषद में उठ करके आएगा तो विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद है तो वो गवर्नर साइन करने के बाद एक लॉ होगा, ये स्टेट का होगा। इसके अलावा अगर देश में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, अगर देश में किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, तो वहां पर अगर कोई कानून बनाए कि उस समय आवश्यकता पड़ गई तो कैसे बनाते हैं। अगर सेंट्रल लेवल पे अगर सेंट्रल लेवल पे कोई कानून बनाना हुआ, उस समय जो है सत्र चल रहे हो, चाहे मानसून कोई भी सत्र, अगर छुट्टी चल रही है, विधान मतलब लोकसभा में राज्यसभा में मेंबर नहीं है सब लोग, तो प्रेसिडेंट अध्यादेश के द्वारा, किसके द्वारा, अध्यादेश के द्वारा एक कानून का निर्माण कर सकता है। यानी कि अगर मानसून में छुट्टी चल रही हो, हॉलीडे चल रही हो और प्रेसिडेंट को कोई कानून बनाना है तो वो अध्यादेश जारी करके एक कानून का निर्माण कर सकता है। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि किस आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है, तो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 यानी आर्टिकल नंबर 123 के द्वारा प्रेसिडेंट जो है वो अध्यादेश जारी करके एक कानून का निर्माण कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अध्यादेश मतलब किस आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है, वो है आर्टिकल नंबर 123। यही 3 डिजिट 1, 2 और 3, यही 3 डिजिट के द्वारा एक और याद कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 213, आर्टिकल नंबर 213, आर्टिकल नंबर 213, आर्टिकल नंबर 123 प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने का राइट देता है। उसी द्वारा एक गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को अगर कोई स्टेट में अध्यादेश है तो वो अध्यादेश कैसे जारी करेगा, वो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल नंबर 213 यानी आर्टिकल नंबर 213 के द्वारा गवर्नर अध्यादेश जारी करके स्टेट में किसी भी लॉ का निर्माण कर सकता है। ये 4 आपके हैं जिसके द्वारा हम लॉ का निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन से, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के द्वारा एक लॉ का निर्माण होता है, विधानसभा विधान परिषद से होकर के गवर्नर साइन करता है तो वो स्टेट का लॉ बनता है, वो भी कानून कहा जाएगा। प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के द्वारा, वो भी एक लॉ का निर्माण कर सकता है। जबकि आर्टिकल नंबर 213 देखिए दोनों डिजिट जो है वो सेम है, 1, 2, 3 इसमें भी है, 2, 1, 3 इसमें भी है, बस इसमें 123 है, इसमें 213 है। इन दोनों आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है और इसमें गवर्नर लॉ बना सकता है। 4 पोजीशन ऐसे हैं जिसके द्वारा इसे लॉ का निर्माण किया जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए 12-13 को आज बताते, कल हम 14 से फिर से जो हम लोगों का पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है 5 से यहाँ तक 5, 4, 2, 4, 2, 1 इसको हम
बताएंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो अगर मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। जरा सा लाइक, ज्यादा पैसा वैसा लगने वाला नहीं है ना, जुड़ जाना है इतना, बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट में, जल्दी आएंगे। बाय बाय, गुड नाइट।